नजर आएगा। और ब्रेक के बाद कुछ और महत्वपूर्ण खबरों का रुख करते हैं। शुक्रवार को लोकसभा में सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था की स्थिति पर लाए गए श्वेत पत्र पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यूपीए ने अपने 10 साल के कार्यकाल में देश की आर्थिक प्रगति को दशकों पीछे धकेल दिया है। को लोकसभा में श्वेत पत्र पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आरोप लगाया कि यूपीए सरकार की आर्थिक बदइंतजामी और भ्रष्टाचार ने भारत को अस्थिरता में धकेलने का काम किया, जबकि पीएम नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में 10 सालों में भारत नाजुक अर्थव्यवस्था से आज दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। देश को इतना गंभीर अवस्था में छोड़कर आप चले गए, उसको सही करने में 10 साल माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का उनके डेडिकेशन के वजह से आज देश उभर कर आ रही है, पूरे दुनिया में सम्मान हो रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में G20 के सफल आयोजन से भारत दुनिया में एक सशक्त महाशक्ति के तौर पर उभरा, जबकि कांग्रेस के दौर में कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे आयोजन में भी करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ। दिल्ली में ही 12 दिन का कार्यक्रम, उसमें कॉमनवेल्थ गेम्स के द्वारा पूरे देश में बदनाम हुआ, पूरे विदेश में बदनाम हुआ। पूरे देश को साथ लेकर के G20 को इतना शानदार तरीके से चलाया मोदी जी ने। देश का सम्मान विदेश में बढ़ा है, ना कि बर्बाद हुआ। वित्त मंत्री ने कहा कि सिर्फ कोयला घोटाले से ही देश को 1,86,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। यूपीए सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि यूपीए के शासन में गुटखा बनाने वालों को भी कोयला खदान के लाइसेंस जारी किए गए। यूपीए गवर्नमेंट ने कोल स्कैम के द्वारा भारत देश का भयंकर नुकसान किया। गुटखा कंपनी को, गुटखा तैयार करने वाले को भी कोल माइनिंग में इन्होंने लाइसेंस दिलवाए। वित्त मंत्री ने कांग्रेस पर बैंकिंग क्षेत्र को पूरी तरह बर्बाद करने और बैंकिंग सिस्टम में गड़बड़ियां होने देने का भी आरोप लगाया। वहीं चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने यूपीए पर लगे आरोपों का बचाव करते हुए कहा कि मनमोहन सरकार के नीतिगत फैसलों की वजह से ही लंबी अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। जब यूपीए की सरकार बनी, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी कर रहे थे, हमने ऐसे मूलभूत सुधार किए जिससे इस देश की जो नींव है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक नींव को हम लोगों ने मजबूत किया। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस की नीतिगत अक्षमताओं से पैदा हुए हालातों से निपटते हुए मोदी सरकार ने भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाया है। आप जो 11वीं इकोनॉमी छोड़ करके गए थे, पॉलिसी पैरालिसिस, करप्शन, फ्रेजिलिटी, हम उसको दुनिया की 5वीं इकोनॉमी पर ले गए और 2 साल में 3वीं लेकर के आएंगे। गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के दोनों सदनों में यूपीए के 10 साल के शासन में अर्थव्यवस्था के हालात पर श्वेत पत्र पेश किया था। लोकसभा में नियम 342 के तहत चल रही चर्चा के दौरान सभी दलों के सांसदों ने अपनी बातें रखीं। वहीं राज्यसभा में शनिवार को इस श्वेत पत्र पर चर्चा होगी। पार्लियामेंट टीम, डीडी न्यूज, दिल्ली। शीर्ष परीक्षाओं में नकल पर नकेल कसने से संबंधित विधेयक राज्यसभा से पारित हो गया है। इसके साथ ही इस विधेयक को संसद की मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से संबंधित 3 विधेयकों को भी संसद की आज मंजूरी मिल गई। जम्मू कश्मीर को देश की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए भारत सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर पंचायती राज संशोधन विधेयक 2024 को संसद से पारित कर दिया गया। इसके जरिए जम्मू कश्मीर में पंचायतों और नगर पालिकाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को आरक्षण देने का रास्ता साफ हो चला है। राज्यसभा में चर्चा के दौरान गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि इसे अन्य पिछड़ा वर्ग के हक में लाया गया है। यह कहना चाह रहे कि किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी को न्याय और अधिकार देने का काम किए हैं, उसका सबसे बड़ा उदाहरण अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अधिकार में कोई कमी नहीं कर सकते।
तथा उसके कामकाज में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है। संविधान जम्मू कश्मीर अनुसूचित जातियां आदेश संशोधन विधेयक 2024 और संविधान जम्मू कश्मीर अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2024 भी राज्यसभा से पारित हो गया। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि इस बिल के माध्यम से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्ग के लोगों का विकास होगा। तीनों विधेयक लोकसभा से पहले ही पारित हो चुके हैं। ऐसे विधेयक को पक्ष विपक्ष से ऊपर उठ करके सर्वसम्मति से पारित करते हुए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि देश का कोई हिस्सा, कोई समाज, कोई वर्ग पीछे न रहे। सब मिलकर के सबका साथ, सबका विकास को हम सुनिश्चित करें और 21वीं सदी का भारत विकसित भारत के रूप में हम सब मिलकर के बनाए। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 को राज्यसभा से पारित किया गया। विधेयक में परीक्षा पत्रों को लीक कराने और अनुचित तरीके अपनाने वाले संगठित सिंडिकेट पर नकेल कसने के लिए सख्त प्रावधान किए गए हैं। The bill essentially deals with those who tend to manipulate the examinations, be those the selection examinations for recruitment to government jobs, or be those the competitive examinations for higher educations. But at the outset, I also wish to make it very clear that the bona fide candidate or the student or the job aspirant has been kept out of the purview of this bill. So let not the message go that this is meant to harass a candidate or a bona fide candidate. This is only meant to serve as a deterrent against those who tend to cause injustice in the competitive processes, and for them, as of now, we did not have a specific law in place. नए बिल में परीक्षा लीक में शामिल संगठित सिंडिकेट पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। छात्रों और परीक्षार्थियों को इस दायरे में नहीं रखा गया है। विधेयक लोकसभा से पहले ही पारित हो चुका है। ऋषि कुमार, शैलेंद्र मिश्र के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। और खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कल हुए बवाल के बाद से वहां तनाव बना हुआ है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद हालात का जायजा लेने के लिए हल्द्वानी पहुंचे। जिला प्रशासन कल आगजनी और हमला करने वाले उपद्रवियों की पहचान करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है, तो घायलों के इलाज के लिए